वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज में पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग देखिए। जिन लोगों ने भी वीडियोस को आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो हाइट एंड डिस्टेंस की, वो लोग जाकर के इस सीरीज की टोटल वीडियोस को फर्स्ट से लेकर के जितने वीडियोज अभी तक हो चुकी है उन सभी को एक बार बैक टू बैक एक बार देख लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को टच करते हुए जा रहा है। तो आपको ये कोशिश होनी चाहिए कि आपको बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और आपका कॉन्सेप्ट बेसिक आपका क्लियर हो, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा। इसलिए पूरी वीडियोस को कंटिन्यू देखते हुए जाइए, फिर इस क्वेश्चन पर आइए। और जिन लोगों ने देख रखा है कोई बात ही नहीं। तो आइए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर है और मैं इसको यहां पर रीड आउट कर रहा हूं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बैक टू बैक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर है, ठीक है, वो वर्टिकली स्टैंड है कैनल के बैंक पर, मतलब कि कैनल एक नहर है और उस नहर के किनारे कहीं पर एक टीवी टावर है। तो मान लो कि हमने बना लिया कि एक ये टीवी टावर है, ठीक है। इसका कुछ नाम गांव लिख देते हैं कि ये ए है और ये बी है। हमने टीवी टावर बना दिया। वो बैंक के, मतलब एक कैनाल है, कैनाल होता है ना, मान लो बीच में नहर है तो नहर के इस साइड में हमारा एक टावर है, ठीक है, टीवी टावर है। लिखा हुआ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। कह रहा है कि मान लो कि यहां से लेकर के यहां तक नहर है हमारी, ठीक है। इसी नहर के, बोला नहर के दूसरे साइड, नहर के दूसरे साइड, ठीक है, रुक जाओ लॉक हो गया। नहर के दूसरे साइड व्हाट, ठीक है, देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक, एक बैंक ये था जिस पर टावर खड़ा हुआ था और अदर बैंक ये है, ठीक है, दूसरा किनारा, बैंक का मतलब किनारा, दूसरे किनारे पर अपोजिट टू द टावर, मतलब टावर के अपोजिट दूसरे साइड में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब कि टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है? यस स्टूडेंट, 60 डिग्री का है। ये आप सभी को क्लियर है इतनी चीजें? चलो अब आगे देखो। डायग्राम अगर आपने बना लिया ना तो समझ जाओ 50 से 70% लड़ाई आपने फतह कर ली है। और थोड़ा अगर कैलकुलेशन सही होगा तो 90% लड़ाई आपकी क्लियर है। लोग 10 कहाँ गया? 10 तो मान लो कि कभी इधर उधर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया तो कोई बात ही नहीं। फिर लिखा हुआ है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? दिस पॉइंट, यही पॉइंट। 20 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, द point on the line joining this point to the foot the tower, the angle of elevation of the top of the tower 30 डिग्री। कह रहा है कि इसी पॉइंट से 20 मीटर ना, 20 मीटर, यस 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 20 मीटर, हाँ, इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर, मान लो कि वो ए था, बी था, इसका नाम सी लिख लो, और यहां से यहां तक एक पॉइंट डी है। तो सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। कर इसी पॉइंट से टावर के फुट के ही डायरेक्शन में, मतलब उसके टूवर्ड्स, उसके आगे के डायरेक्शन में, ठीक है, 20 मीटर एक डिस्टेंस है। वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उसी टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का स्टूडेंट्स? हमने ऐसे बना लिया, दिस इज 30 डिग्री। 30 डिग्री है ना? यस, आई होप 30 डिग्री होगा। आई होप क्या मतलब, क्वेश्चन नहीं देख लेते ना, होप क्या करना है इसमें। 30 डिग्री है, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। देखो, तुम्हें पता है कि ये और ये कैनाल का विड्थ है, चौड़ाई है ना, क्योंकि कैनाल जो नहर है, नहर के एक साइड में टावर है, ठीक है, और नहर जैसे क्रॉस करते हो यहीं पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। तो इसकी चौड़ाई पूछ रहा है कितनी है, मतलब कि सीबी की लंबाई तुमसे पूछ रहा है कितनी है, और दूसरी चीज इस टावर की हाइट पूछ रहा है कितनी है। दो चीजें। देखो, अभी तक अगर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे ना, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 है, ठीक। तो अभी तक अगर 10 क्वेश्चंस 1 2 3 पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अगर उन सबका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, जरा देखो,
यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गया। बार बार मैं कहता हूं कि ये बेस की बातें हो रही है कि हमें इस बेस के बारे में पता करना है और इस हाइट के बारे में पता करना है। इसका मतलब कि इन्हीं दोनों चीजों को लेकर के हमें चलना है। पहली बात कि हमें साइड पता होनी चाहिए, कौन सी साइड को लेकर चलना है। और सेकेंड चीज कि हमें ये चीज देखना होता है कि इन दोनों साइड के साथ साथ कि दो ट्रायंगल है, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, जहां पर एंगल बना होता है ना उसी के हिसाब से ट्रायंगल उठाओ। पहला ट्रायंगल देखो, छोटकू ACB, एक छोटा ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल दिख रहा है ADB, दो ट्रायंगल। पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा हमें दो ट्रायंगल दिख जाते हैं, मतलब सिंगल ट्रायंगल के भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो थोड़े से मॉडरेट या डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस है उसमें दो ट्रायंगल्स अमूमन आपको दिखते हैं। क्लियर? और उन दो ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के तरीके भी मैंने आपको बताया कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब जरा बताओ, आप खुद सोचो कि हम इस ट्रायंगल को लें या इस ट्रायंगल को लें, किसको लिया जाए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको 20 मीटर ही आपको गिवन है और कोई डाटा आपको, आई थिंक क्वेश्चन में कोई भी डाटा आपको और गिवन नहीं है। एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूं, कोई भी डाटा और तो गिवन नहीं है, नहीं, 60 30 20, ठीक है, और कोई भी डाटा गिवन नहीं है इसमें आपको। अब आप क्या करोगे जब भी ऐसा कुछ होना कि अब कोई डाटा गिवन ना हो कि एग्जैक्टली देखो, मैं अगर इस ट्रायंगल को लूं तो इधर भी कुछ नहीं पता, इधर भी कुछ नहीं पता, नहीं पता ना। बड़े ट्रायंगल को लूं तो इधर भी कुछ नहीं पता, इधर भी कुछ नहीं पता। तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन फंसता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड खोजना चाहिए, कॉमन। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। और भी तरीके हैं लेकिन वो वही कॉमन का ही लेने का ही तरीका है वो भी। अब आप सोच रहे कॉमन क्या ले रहे हैं हम लोग? कॉमन मीन्स अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देख रहे थे कि कहीं पर बेस कॉमन मिलता था। कॉमन का मतलब कैसा? छोटा ट्रायंगल देखो जरा, छोटा ट्रायंगल में भी AB साइड आ रहा है, बड़े ट्रायंगल में भी एक साइड AB आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मत कहना कि सर AB साइड आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो जरा, छोटे ट्रायंगल में बस इतनी ही साइड आ रही है नीचे की और बड़े ट्रायंगल में पूरी साइड आ रही है, तो टोटल कॉमन नहीं मिल रहा हमें। लेकिन जब हम इस AB साइड को ले रहे हैं तो छोटे ट्रायंगल में भी ये पूरा AB आ रहा है और बड़े ट्रायंगल में पूरा AB आ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट जरा ध्यान से समझ लेना कि जब भी हमें कॉमन कहीं मिल जाए ना, तो मैंने बताया था ना, छोटे ट्रायंगल के लिए भी AB की वैल्यू निकालेंगे। कुछ भी AB के इक्वल में आएगा कि नहीं आएगा? कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कुछ वैल्यू नहीं आएगी, CB लिख करके आएगा, कुछ तो लिख करके आएगा। जो भी लिख करके आएगा हम AB के इक्वल में उसको लिख देंगे। क्लियर? बड़े ट्रायंगल को उठाएंगे, फिर AB के इक्वल में कोई वैल्यू निकालेंगे वहां पर। और आपको पता है AB चाहे छोटे ट्रायंगल के लिए हो, AB चाहे बड़े ट्रायंगल के लिए हो, दोनों के लिए AB क्या होगी? बराबर ही तो होगी ना। AB का हाइट छोटे ट्रायंगल के लिए 10 हो तो बड़े ट्रायंगल के लिए भी 10 ही होगी ना, अलग तो नहीं ना हो जाएगी। AB तो दोनों के लिए सेम है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि AB हाइट दोनों के लिए बराबर होगी। और जब AB बराबर होगा तो AB के इक्वल में जो वैल्यू आई होंगी वो वैल्यूज भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको समझाया था मैंने। क्लियर? इसमें भी हम लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी भी वीडियोज मैं बता रहा हूं ना, पूरी वीडियोज को अगर एक से एक करके देखते चले जाओगे तो मैं जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट को सिखाना चाह रहा हूं, वो आप सीख पाओगे। तो अब देखिए, आइए स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। तो हमने पहले छोटे ट्रायंगल उठा लिया, आप बड़े छोटे कोई भी उठा सकते हो, लेकिन हम किसी को उठा के चलते, छोटे को पहले इज्जत दी जाती है ना, इज्जत दे दी जाए। तो देखो, इधर आपका छोटा ट्रायंगल है, हम यहां पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB। देखो ट्रायंगल में क्या है? ट्रायंगल में यहां पे थीटा है, इसको हमें निकालना है और ये भी हमें निकालना है। इसका मतलब थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है और इधर का साइड क्या होता है? बेस होता है। तो इस पूरे को हम बेस मान रहे हैं अभी के लिए। क्लियर? ये हाइट आपको निकालनी है। आप इसको क्या मान लें? इसको हम h मान लें, हाइट को, इसकी हाइट निकालनी है, इसको h मान लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन में किया था ना, सेम वैसे ही इसको CB को भी कुछ मान लेते हैं। क्या मान लें? x मान लें, मान लो। देखो, आप CB को CB भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन x वेक्स लिखने की आप लोग की आदत हो गई है, तो लिख देता हूं मैं इसको x और इसको h। क्लियर? इतनी बात। हाइट दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए हम हाइट ही निकालेंगे। क्लियर बात? आइए अब यहां पे लिखते हैं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, और परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है tan थीटा का रेशियो होता है, P/B का रेशियो होता है, आपको पता है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? वही चीज, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। इतनी बातें क्लियर है? ठीक। अब देखो, थीटा की वैल्यू 60 है, तो हम क्या लिखेंगे? tan 60
अगर आप लोगों ने शुरू से सारी वीडियोस देख रहे होंगे ना तो मैं इसको बड़े स्पीड में भी कर सकता, लेकिन आई होप कि मुझे लगता है कि कुछ लोग अगर पुरानी वीडियोस ना देखे हो तो उनको समझाना पड़ेगा। थीटा के सामने का साइड हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हमने h मान लिया है। कुछ लोगों ने a भी रखा हो तो भी चलेगा, वो a भी लिख ले वहां पर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड बाई बेस है। आपने देखा बेस को हमने x मान रखा है, किसी को c भी रखना हो c भी रख सकता है, हमने x मान रखा, हमने x मान लिया। अब देखो मैंने क्या कहा था, हम यहाँ से h की वैल्यू लिखेंगे, छोटे ट्रायंगल से भी h की वैल्यू निकालेंगे, बड़े ट्रायंगल से भी h की वैल्यू निकालेंगे। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, इज इक्वल टू h बाई एक्स। x का इधर मल्टीप्लाई कर दें या 1 का इधर मल्टीप्लाई कर दें नीचे की तरफ, तो ये h हो जाएगा, और √3 का x मल्टीप्लाई कर दें तो √3x हो जाएगा। तो यहाँ पर h की वैल्यू आ गई √3x। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। बड़ा ट्रायंगल क्या है? ADB। बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ADB बड़ा ट्रायंगल ले लिया हमने। बड़े ट्रायंगल को जब देखोगे फिर से यही बात होगी, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर। अब बड़ा ट्रायंगल है तो नीचे का हमें ये पूरा साइड लेना पड़ेगा। पूरा साइड लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा ना, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में पूरा बड़ा साइड आ रहा है। तो हम थीटा का सामने परपेंडिकुलर, तो फिर से वही चीज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस होगा, तो p बाई बी का रेशियो किस में आएगा? tan थीटा में आएगा। तो हम फिर से tan थीटा लेंगे, आप cot थीटा भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई है, तो हम यहां लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, आपको पता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर को हमने h मान रखा है, तो यहां परपेंडिकुलर की जगह हमने h रख दिया, डिवाइड बाई बेस। अब जरा देखो बेस, अब ये पूरा है स्टूडेंट्स, ये पूरा बेस है ना, बेस ये पूरा का पूरा है। अब देखो बेस हमारा db है, db है कि नहीं है? हमने लिख दिया यहां पर बेस हमारा db है। लिखने को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते थे कि ये जो पूरा का पूरा db है वो 20 और x से मिलके बना हुआ है, मिलके बना है ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x। ये लिख सकते स्टूडेंट कि नहीं लिख सकते हो? 20 प्लस x, देखो db किससे बना हुआ है? dc प्लस cb से। ये जो db है ये dc प्लस cb से तो बना हुआ है ना, इन दोनों को मिला करके db बना हुआ है। dc ये c है और इसी c में cb मिला दिया तो पूरा का पूरा हमारा db बन गया। तो हमने 20 और x दोनों को ऐड कर दिया। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि यहां से h की वैल्यू निकाले थे, तो यहां से भी हम h की वैल्यू ही निकालेंगे। h की वैल्यू निकालते हैं, h का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, आई थिंक ये आप लोग को मल्टीप्लाई करने आता होगा, ठीक है, आता ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दिस इज 20 प्लस एक्स, इधर का मल्टीप्लाई इधर हो गया, इधर का मल्टीप्लाई इधर। फिर से h की वैल्यू निकालनी है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड बाई √3। देखो करने को आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि रूट की वैल्यू नीचे नहीं होती, तुम्हें पता है। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि तुरंत करने की जरूरत नहीं है कि बैठ के रेशनलाइज करने के लिए, तो रेशनलाइज करने की बार बार जरूरत नहीं है तुरंत। मैं कहता हूँ ना, पहले उसको जो हमें काम करना है वहां पे चलते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी रेशनलाइज करने की तो हम लोग उसको रेशनलाइज भी करेंगे, और जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे, जबरदस्ती थोड़ी नहीं करने का। अब देखो h के इक्वल में √3x है, h के इक्वल में इतने x है, तुम्हें पता है दोनों h आपस में बराबर हैं। अगर ये h इस h के बराबर है तो √3x भी इस पूरे वैल्यू के बराबर होगी। यही कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। बार बार मैं हर क्वेश्चन में कह रहा हूं कि अगर राम, ठीक है, श्याम की हाइट के बराबर है और बलराम भी श्याम के हाइट के बराबर है, तो राम श्याम भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। वही काम यहां पे बोल रहा हूं मैं कि √3x भी h के बराबर है, 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई √3 भी h के ही बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब हमें इसी चीज को यहां पर लिख देना है और यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहां लिखा हुआ है √3x, हमने लिखा √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई
√3, यही चीज बताना था हमें। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? आप इसको मान सकते हो कि ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 2 है, और यहां लिख सकते हो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन को लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। √3 का मल्टीप्लाई इधर करो, देखो कितना आसान हो गया ना, यहां रेशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने √3 का मल्टीप्लाई √3 में किया तो सीधे सीधे ये 3 हो गया, और x बेचारा ऐसे ही रह गया, 3x हो गया। √3 का √3 में मल्टीप्लाई √9, और √9 को हम लिखते हैं 3, इतना तो आइए सभी को पता ही होगा, इज इक्वल टू 20 प्लस x। आपको पता है इस x को वेरिएबल की तरफ भेज दो कि x एक तरफ चले जाए, तो हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, और 3x से एक x चला गया तो बचेगा यहां पर 2x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, और यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर। x कितना हो गया 10 मीटर, इसको कट करोगे तो 10 हो जाएगा, 2 10 जा 20। x हमने यही तो माना था ना, मतलब ये x हमारा कैनल था ये, ठीक है, कैनल की मतलब नहर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। लेकिन एक चीज और पूछा हुआ है कि आपके टावर की हाइट कितनी है, तो यहां पर जरा देखो कहीं पर टावर की हाइट लिखे थे कुछ, h क्या है, टावर की हाइट ही तो है, ये h क्या है, टावर की हाइट ही तो है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रख दें तो टावर की हाइट निकल जाएगी, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू रख दें तब भी टावर की हाइट निकल जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी क्या मतलब ये भी अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो ये भी फटाफट कर लोगे, लेकिन जिसका नहीं भी अच्छा है वो इसमें रखे, हम यहीं पर रख देते हैं कि h इज इक्वल टू, आप लिखना तो उसके नीचे लिखना फिर, ठीक है, h इज इक्वल टू √3x, ये हमने निकाल रखा है, तो यहां से हो जाएगा h इज इक्वल टू √3 इंटू x की वैल्यू 10 निकाली है भी हमने, तो √3 और 10 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10√3 मीटर, मतलब कि इस टावर की जो हाइट हो जाएगी वो 10√3 मीटर हो जाएगी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर ना भी समझ में आया तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पीछे के क्वेश्चन जरूर देख लेना, तो इन चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन एक नए नए चीज़ों को आपस में ज्वाइन करते हुए आ रहा है, और एक एक छोटी से छोटी बारीकियों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी हाइट एंड डिस्टेंस सीरीज में। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।